अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। यू आर वाचिंग फाजिल कुरैशी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो हमारा जो कोर्स है 3rd सेमेस्टर का एनहेंसमेंट कोर्स उर्दू मिल, जो कि उर्दू लैंग्वेज इसको कहते हैं। तो ये एबिलिटी एनहेंसमेंट में आता है। तो मैं आज इसके रिलेटेड थोड़ा एक वीडियो बनाऊँगा सब्जेक्ट के रिलेटेड, जो कि एज़ पर हमारा सिलेबस है। तो पहला क्या है, हुरूफ तहजी, अलामत आवाज़ की। इसमें क्या आता है, अलिफ बा पा वगैरह, ये अलामत होती है आवाज़ की जब हम कोई हुरूफ को यूज़ करते हैं। देखिए जैसे कि अलिफ है, बा पा वगैरह, उनसे लफ्ज़ बनता है। देखिए मतलब हम ये कह सकते हैं कि अल्फाज जब मैं एक एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ, ज़्यादा आप इंग्लिश लिटरेचर जानते होंगे। तो अगर हम लिखेंगे ए, उसका माने क्या होगा, जब हम ना पूरे मतलब वर्ड्स को मतलब कंप्लीट एक सेंटेंस नहीं बनाएंगे तब तक वो पूरा माने भी नहीं देगा। तो हम लिखेंगे ए एंड डी एंड, तो वो बन गया एक वर्ड, वो मीनिंगफुल वर्ड बन गया। तो इसीलिए मतलब ये हुरूफ तहजी है। इसमें अगर हम कोई अल्फाज बनाना चाहते हैं तो इनकी वजह से हम बनाते हैं। अलामत आवाज़ की, ये एक अलामत होती है आवाज़ की। अलिफ बा पा वगैरह, उनसे लफ्ज़ बनता है। लफ्ज़ आदमी के मुंह से निकलने वाली आवाज़, जो कि आदमी के मुंह से जो आवाज़ निकलती है जैसे कि पानी वानी वगैरह, उसको हम लफ्ज़ कहते हैं, वर्ड। लफ्ज़ के 2 किस्में हैं। पहला क्या है, पहला है कलिमा। कलिमा को हम क्या कहते हैं, बामाना लफ्ज़, बामानी लफ्ज़, मीनिंगफुल वर्ड। और महमल को हम क्या कहते हैं, बेमानी लफ्ज़, अनमीनिंगफुल, जिसको हम कहते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं हो। तो कलिमा, मैं एग्जाम्पल दूंगा कलिमा की। कलिमा माने बामाने लफ्ज़, जैसे कि पानी है, या सफ़ेद, लड़का, ये मीनिंगफुल है। तो महमल बेमानी लफ्ज़, जिसका कोई माने ना हो, जिसका कोई माने ही नहीं हो, जो विदाउट सीक्वेंस लिखा हुआ हो, जैसे कि चाय वाय, फैन वैन, गाड़ी वाड़ी, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसको हम महमल कहते हैं। तो अब क्या है, जुमला। जब हम कलिमात मिलाते हैं तो जुमला बनते हैं। तो ये कलिमात क्या वन में, ये वर्ड्स रलावुक तो पत क्या बनान, जुमलु बनान लफ्ज़। जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं जुमला बन जाता है। तो ये वन अकिस रलन तत क्या बनान, तत बनान जुमल। जब हमें किसी बात के बारे में मुकम्मल जानकारी मिले, जुमला कहलाता है। ये मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन से मिलान, सो क्या बनावान जुमल। लफ्ज़ों का मजमुआ जो बामाने और मफहूम भी रखता हो, जुमला कहलाता है। तो वहीं बनावट के लिहाज के जुमले के 2 हिस्से। तो बनावट के लिहाज से जुमले के कितने किस्में हैं, 2 किस्में हैं। तो पहला क्या है, मुस्नद इलैह, जिसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। जुमला का वो हिस्सा जिसमें हम किसी भी चीज या इंसान के बारे में कुछ कहेंगे। तो मुस्नद इलैह कथ वनो इस जुमलुक वो हिस्सा, सो हिस्सा जिससे हम किसी भी चीज यम सत कुन चीज या इंसान सदिस बारस मस क्या वनो। मुस्नद इलैह सब्जेक्ट कशीर पठन वनान लेसन, तथ सब्जेक्ट, सह पूर डिटेल तथी रिलेटेड मतलब टॉपिक टॉपिक तथी रिलेटेड टॉपिकस रिलेट सह थीम तथ वन सब्जेक्ट, यू तुम पाने समझ। दोयम मुस्नद प्रेडिकेट यथ वनो, असली माने खबर। जुमले का वो हिस्सा जिसमें हम किसी भी चीज या इंसान के बारे में कोई खबर दे या जो कुछ कहा जाएगा। मसलन रशीद अहमद, रशीद क्या है इसमें, मुस्नद इलैह। ज़हीन क्या है, मुस्नद। तो बह समझाव तुम इत कन मुस्नद कथ वनो, मुस्नद वन प्रेडिकेट। असली माने खबर, जुमलुक सह हिस्सा यथ मज कुन चीज या इंसान सदिस बारस मज दिमो इंफॉर्मेशन, खबर दिमो, चाहे या जो कुछ कहेगा युस क्या वन। जैसे कि मिसाल से रशीद अहमद बहुत ज़हीन है। अशरा लोई रशीद अहमद तो बे और बहुत ज़हीन है। ये बनो सेंटेंस रशीद अहमद क्या अत मज मुस्नद इलैह वनो अमिस, तो ज़हीन क्या मुस्नद। तो और हम चलेंगे अब तीसरा क्या है, मुस्नद इलैह। मुस्नद इलैह इसको हम इंग्लिश में पॉइंट्स कहते हैं।
جملے کے شروع والے حصے کو مسند الیہ کہتے ہیں. جو ہم سینٹینس لکھتے ہیں دا بگننگ اس بگننگ من لکھان سینٹینس تک کیا مسند الیہ اس سٹارٹنگ آسان جو عام طور پر اسم ہوتا ہے. یہ عام طور مز اسم. جملے کا دوسرا جز جو خبر پہ معنی ہو اسے مسند کہتے ہیں. جملک دویم جز اس خبرس پہ معنی تھاوان تک مسند. یہ اسم بھی ہو سکتا ہے اور فعل بھی. یہ ہیکہ اسم تہ ٲسِتھ یہ ہیکہ فعل تہ ٲسِتھ. مثال سمجھا بہ یتھ کن یہ تۄہہِ اصل پٲٹھۍ سمجھ. شاہد کی یہ اسم کتاب تہ چھِ اتھ منٛز اسم. شاہد یہ چھُ اسم تہٕ دوڑتا ہے چھِ اتھ منٛز فعل. فعل یہ چھِ کٲم کران اتھ منٛز. شاہد کی کتاب شاہد دوڑتا ہے یم چھِ زٕ. شاہد سٕنٛز کتاب تہٕ شاہد چھُ دوران یم چھِ دۄنوے. تہٕ بیاکھ چھُ تذکیر و ثانیات. جنسی کے لغوی معنی ہے ذات. جنسی تھی زانان. جنسی کیا گو ذات. ات مز کہ ذات نو عالم قواعد کے رو سے جنس کے معنی ہے. تذکر و ثانیات وہ اسم ہے جس میں جان چیز کی جنس کا تعین کرے اسے اسم جنس کہتے ہیں. اسم جنس دو ہے مذکر اور مونس. میل اینڈ فیمیل. ات مجھ ونان مذکر مونس تھی زانانی میل اینڈ فیمیل. تو یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے؟ مذکر ہم اس کو کہتے ہیں میسکولائن. وہ اسم جو نر کے معنوں میں استعمال ہو اسے مذکر کہتے ہیں. جیسے ابا چاچا پنجابی طالب وغیرہ یم چھ مذکر یوان یتھ مز میل آسان. تو ات مز یمے گژھان یوز یم ایگزامپل دس میں ابا ابا یہ میل. چاچا یہ میل یہ مذکر. پنجابی ات مز میل. طالب یہ میل تو یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بیاکھ گو مونس. ات ونان فیمنائن. وہ اسم جو مادہ کے معنوں میں استعمال ہو اسے مونس کہتے ہیں. تو جیسے امی چاچی پنجابین طالبہ وغیرہ یہ تھی سمجھ پانے. مذکر اور مونس الفاظ کی شناخت اور پہچان کو تذکر و ثانیات کہتے ہیں. مذکر اور مونس کے الفاظ کی شناخت اور پہچان کو تذکر و تثنیت کہتے ہیں. یم وچ یہ کت ونان ثانیات کت ونو تذکر و ثانیات ونو یم پہچان مذکر تو مونس اہز شناخت کریں. تذکر و ثانیات کی دو اقسام ہے. تذکر و ثانیات ز قسم. حقیقی تذکر و ثانیات اور غیر حقیقی تذکر و ثانیات. ات مجھ اخ حقیقی تذکر و ثانیات بیچ غیر حقیقی تذکر و ثانیات. حقیقی تذکر و ثانیات مجھ جانداروں کی تذکر و ثانیات کو حقیقی تذکر و ثانیات کہتے ہیں کیونکہ جانداروں میں نر کے مقابلے میں مادہ اور مادہ کے مقابلے میں نر موجود ہوتا ہے. غیر حقیقی تذکر و ثانیات ہے بے جان اسموں میں حقیقی نر اور مادہ نہیں ہوتے. اس کی تذکر و ثانیات کو غیر حقیقی تذکر و ثانیات کہتے ہیں. غیر حقیقی تذکر و ثانیات کی بنیاد نر یا مادہ نہیں بلکہ فرض اور قیاسی ہے. اس کا تمام تردار مدار زبان پر ہوتا ہے. زبان کو بہتر طور پر سمجھانے اور سمجھانے کے لیے تذکر و ثانیات کے اصول و قواعد کو یاد رکھنا اور نظر ذیل اور تقریر میں ان کی پابندی کرتا ضروری ہے. تذکر و ثانیات کے چند اہم اصول و قواعد حسب ذیل ہے. تو پہلا کیا ہے اس کا؟ مذکر اسماء. اردو کے تمام مساجد و مذکر بولے جاتے ہیں جیسے آنا جانا لینا ہنسنا اور دوڑنا وغیرہ. تو وہ الفاظ جس کے اثر میں پن آئے سو الفاظ جس کے آخر میں پن آئے تم الفاظ جمن آخرس مز پن ای وہ مذکر بولے جاتے ہیں. تم مذکر ون جیسے بچپن ات پن لاسٹس بے پاگل پن اور دیوانہ پن وغیرہ. یم عام طور کیا عام طور مؤنث ون. مؤنث کیا سمجھو میں ہوتا مؤنث فیمنائن. تمام گاؤں قصبوں شہروں حکیموں اور برا غلاموں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں جیسے بہک لڑکا کوٹ مومن سرگود پاکستان اور آسٹریلیا وغیرہ. پہاڑ پتھر اور ان کے تمام کے نام عموماً مذکر بولے جاتے ہیں. پہاڑ کنہ عام طور مذکر ون. مثال کے طور پر کوہ طور کوہ ہمالیہ ہریا یا کوت وغیرہ. تمام درختوں کے نام
तमाम दरख्तन हिंद नाव ची इवां मुजक्कर वन के नाम मुजक्कर बोले जाते हैं, जैसे कि शशम, केकरनेम, शहतूत, दहरिक वगैरह वगैरह। तो यम ची इवां मुअन्नस अमिक वर्ड्स ज्यादा वन। पत रोज ब्याख ये क्या छ, जमीन के अलावा तमाम सितारों और सैयारों के नाम मुजक्कर बोले जाते हैं, जैसे चांद, सूरज वगैरह वगैरह। रंगों के सब नाम मुजक्कर बोले जाते हैं, जैसे आसमानी, सब्ज, सफेद, नीला वगैरह। जुमारात के अलावा बाकी दिनों के नाम और तमाम महीनों के नाम ख्वाह किसी जबान में हो मुजक्कर बोले जाते हैं, जैसे जुमा, हफ्ता, मुहर्रम, चीत, जनवरी वगैरह। मुनस अस्मा उर्दू में फारसी के हासिल मसदर आम तौर पर मुनस बोले जाते हैं, जैसे लिखाई, सिलाई, उक्ताहट, बारिश और कशिश वगैरह। जिन अल्फाज के आखिर में ता, टा, रा और सीन आए वो आम तौर पर मुअन्नस बोले जाते हैं। जिन अल्फाज ٲखरस मज क्या ता, टा, रा और सीन तो तिम आम तौर पर मुअन्नस वन, जैसे कि फितरत तालाशतस फितरत है, राहत है, घबराहट, सरकार और गास है वगैरह वगैरह। फारसी जबान के अल्फाज जिनके आखिर में गी या गा आता है वो मुअन्नस बोले जाते हैं, जैसे अफरादगी, अनवादगी, क़यामगाह और बंदरगाह वगैरह वगैरह। तमाम जबानों के नाम मुअन्नस कहलाते हैं, जैसे उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, अरबी, फारसी वगैरह। तमाम आसमानी मौन फोन वो नाम जो आवाज़ की नकल है मुअन्नस कहते हैं, जैसे फन फन, छुम छुम वगैरह वगैरह। और दूसरा क्या है, तमाम नमाजों के नाम मुअन्नस बोले जाते हैं, जैसे तहज्जुद, फज्र, ईद नमाज और नमाज जनाजा वगैरह। कुरान पाक के अलावा तकरीबन तमाम किताबों के नाम मुअन्नस बोले जाते हैं, किताबुल कवाइद, साइंस, रियासी वगैरह वगैरह। तौर मसलन चीज़ मुअन्नस अस्मिया इब्तिदाई आंधी, बज़म, तारीख, तहज़ीबात, तकाज़ात, जुड़, चकाई, दुनिया, रात, रंगियत, रवायत, रूह, शाम, सेहत, तबीयत, अबरान, कुर्बानी, कौम, मंजिल, मुश्किल, वाक़या। तेदाद के लिहाज से इस्म की किस्में। अब हम जानेंगे कि वाहिद तेदाद के लिहाज से इस्म की किस्में क्या हैं, तो जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। तो इसमें अदद वो आप जानते होंगे सिंगुलर क्या है और प्लूरल, या आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ होगा 8th 9th में। तो इसमें अदद क्या है, वो इस्म है जिससे किसी ज़ात या चीज़ की तेदाद जाहिर होती है, इसमें अदद कहलाता है। मिसाल 5 गाड़ियाँ, 10 लड़के वगैरह। इसमें अदद की 2 किस्में हैं। अब इसमें अदद की कितने किस्में हैं, 2। क्या शो अदद गैर माइन, वो इस्म अदद होता है जिसमें हमें किसी चीज़ का मुकम्मल ताइन ना हो। मिसाल चीज़, करसिया और कटी मेज वगैरह। अदद माइन वो इस्म अदद होता है जिसमें हमें चीज़ों का मुकम्मल ताइन हो, मसलन 5 करिया और 1 मीनार वगैरह वगैरह। तो अब दूसरा क्या है, इसमें अदद की मिसालें, इसमें अदद की हालतें। वाहिद हम किसको कहते हैं, जो सिर्फ एक चीज़ को जाहिर करे, वाहिद जो एक चीज़ को जाहिर करे। जमा वो जो एक से ज़्यादा चीज़ों को जाहिर करे। जमा हम किसको कहते हैं, जुस एक खुद ज़्यादा चीज़ें जाहिर करना। जमाउल जमा। तो ऐसे लफ्ज़ जिनका वाहिद से जमा और जमा का भी जमा मौजूद हो उन्हें जमाउल जमा किया जाता है। मिसाल रस्म, रसूम, रसूमात, खबर, अखबार, अखबारात, लकब, अलकब, अलकाबात। जब हम किसी वाहिद का जमा बनाते हैं 2 हिस्से आते हैं। पहला क्या है, जमा सालिम, वो लफ्ज़ वाहिद से जमा बनाते वक्त अगर वाहिद के हरूफ में किसी किस्म की तब्दीली ना हो, जमा सालिम कहलाता है। मसलन हाजिर, हाजरेन, एहसान, एहसानात। तो दूसरा क्या है, जमाउल मकसिर, अगर वाहिद से जमा बनाते वक्त वाहिद की सूरत बदल जाए तो उसे जमाउल मकसूर कहते हैं। मसलन शार, अशार, दवा, अदविया, शजर, असजर, खबर, अखबार। तीसरा क्या है, इस्म जमा में लफ्ज़ तो वाहिद होता है मगर माने जमा का देता है। मिसाल लश्करा, फौज, जमात वगैरह। तो अब दूसरा टॉपिक है हमारा मुहावरा।
मुहावरा अरबी जबान का लफ्ज है। तो हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो मुहावरात है। तो पहले हम समझेंगे कि मुहावरात क्या होता है। मुहावरात अरबी जबान का लफ्ज है, इसके लग़वी माने है गुफ्तगू करना। तो मुहावरात का माने क्या, पहले हम मुहावरात को समझेंगे। मुहावरात जो इट इज़ डेरिवेड फ्रॉम द अरबिक वर्ड, तो इसके लग़वी माने क्या है, इसके लग़वी माने है गुफ्तगू करना, टॉकिंग करना या हम कलाम करना, लेकिन ये अपने असल माने से हटकर दूसरे माने में इस्तेमाल होता है। ये अपने माने से हटकर दूसरे माने में इस्तेमाल होता है। मुहावरे पूरे जुमले नहीं होते हैं। मुहावरे दैट इज़ नॉट ऑल सेंटेंसेस होते हैं, जुमले में इस्तेमाल होकर एक खास मतलब देते हैं। जब ये जुमले में इस्तेमाल होते हैं एक पर्टिकुलर मीनिंग देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको डिफाइन करके आपको समझाता हूँ। मुहावरे, आंखें बचाना यही है शायद, हाँ, आंखें बचाना, इसका मतलब क्या है, इस्तिकबाल करना। मतलब क्या है इसका, इस्तिकबाल करना। जुमले में इस्तेमाल देखिए, अब यहाँ पे आपको समझ आएगा अच्छे से। मेहमान के घर आने पर हामिद ने आंखें बचा दी। तो जब मेहमान घर आया तो हामिद ने क्या किया, आंखें बचाई। तो दूसरा क्या है, आंखें दिखाना। ये मुहावरे है। ये देखिए अब जुमला ये कन्वर्ट कैसे करता है। अब दूसरा क्या है, आंखें दिखाना, इसका मतलब क्या है, गुस्सा करना, मतलब कि शरारत करो। आबिद मदरसे से देर पहुंचा तो मौलवी साहब ने आंखें दिखाने लगी। तो आबिद मतलब लियट वो दरसगा, तो मौलवी सोबन क्या करते हैं, आंखें दिखाने लगी। इसका मतलब आप यहाँ से इसको देखिए, आंखें दिखाना, ये माने अब आपको ये समझ आया ही होगा कि मुहावरा क्या है, मतलब क्या है इसका, और जुमले में इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अब तीसरा क्या है, आबाब होना, शर्मिंदा होना। मतलब क्या इसका, शर्मिंदा होना, जुमले में इस्तेमाल। मास्टर साहब के सवाल का जवाब न देने पर इरशाद आबाब हो गया। तो सिंपल से मीनिंग आपको ये समझ अच्छे से आया हुआ होगा, आई होप सो। तो तीसरा क्या है, अपना उलू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। इसका मतलब क्या है, अपना मतलब निकालना, पनुन मतलब काढून। आज के वक्त में लोग मुख्तलिफ तरीकों पे अपना उलू सीधा करते हैं। ये आपको समझ आया होगा मुहावरात। तो आई होप सो। अब दूसरा क्या है, कहावत या सरबुल मसल। तो कहावत या ज़रबुल मसल समाज के सैकड़ों साल के तजुर्बात का निचोड़ होती है। एक या चंद जुमले को अरसिया दर्जी से किसी खास मौके पर बार बार बोलने जाते हैं और इनके अल्फाज अपने असल मसनों से हटकर कुछ और मटने देती है। उनको कहावत या ज़रबुल मसल कहते हैं। मुहावरों की तरफ कहावतें में भी किसी तरह की तब्दीली नहीं की जा सकती है। कुछ खास कहावतें और इनके महफूम मंदरजा झैल है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। हिदायत, कहावत और महफूम, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आप काज महाकाज, ये कहावत है। महफूम क्या है, अपना काम खुद करे में ज्यादा बेहतरी है। और दूसरा क्या है, उल्टा चोर को तवाल को डांटे, खुद गलती पर होकर भी दूसरी पर राइब जमाना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, शनवाना कशिर पठे सेद ओंगजिशुन ग्याव खसन किया। इसका मतलब क्या है, लड़ाई में दोनों तरफ थोड़ा हिस्से आ गई। इसके ये एग्जाम्पल है। तो जब मैं 9th में पढ़ता था तो सर ने ये कहावत बताई थी तो मुझे हंसी आ गई। सो लड़ाई में दोनों तरफ से कुछ न कुछ ज्यादती रहती है। तो आम के आम गटलों के दाम, एक चीज से दारा फायदा उठाना। भैंस के आगे बैन बजाना, बेवकूफों के सामने आलमियातियां बातियां करना, बेसूद करना। आसमान के घर मचूर में अड़का, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में पड़ जाना। दूध का दूध, पानी का पानी। पूरा इंसाफ होना। तो इसके अपोजिट है, ये मैंने कहा कहावत, और इसके अपोजिट में महफूम क्या होता है। तो लेट अस स्टार्ट। अब दूसरा क्या है, मुतर्रिफ अल्फाज, वो अल्फाज जो एक जैसे माने रखते हैं, मुतरफात अल्फाज कहलाते हैं। हम बान में वजन या
जोर पैदा करके लिए मुतरद्दिफात अल्फाज का एक साथ इस्तेमाल करते हैं जिनके माने तकरीबन एक जैसे होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि मुतरद्दिफात अल्फाज एक साथ ही इस्तेमाल हो, ये अलग अलग भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन इनके माने अपना जिनसी होती है। मसलन यहाँ पे आपको समझ आएगा अल्फाज और मुतरद्दिफ। आसमां, चराग, फलक, इसका देखिए इसका अपोजिट क्या था, आसमान को ये देखिए चराग, मुतरद्दिफ, इसमें मुतरद्दिफ, चराग, फलक अर्श गर्दवा, आँख, नजर, मुतरद्दिफात में क्या आएगा, बसरिया, जिस्म, पानी, आब, अरका, हशाब, चांद, कमर, हिलाल, सूरज, आफताब, शम्स, खुर्शीद, मीर, और जन्नत, दहशियत, फिरदौस, खलद, जहन्नम, दोज़ख, नार। मजमून नवासी किसको हम कहते हैं? किसी वाक़या, बात या मौजू से मुतल्लिक अपने ख्यालात को आसान और पुरअसर अंदाज में तसल्सल के साथ लिखना मजमून नवासी कहलाते हैं। मजमून नवासी एक फन है। मजमून के लिए मौजू की फैद नहीं है। मजमून निगार मजमून लिखने से पहले मौजू से ताल्लुक ख्यालात को देखता करता है और इन्हें सही तरतीब देकर आमादा और पाकीज़ा अल्फाज के साथ लिखता है। तो बहुत ही इजी है। तो अब इसके रूल्स, हिदायत, जिसको हम इंग्लिश पे कहते हैं रूल्स और उर्दू में हिदायत। मजमून लिखने से पहले खास निकायत यह है कि खाकिया ज़हन में बना लेना चाहिए। ख्यालात के इजहार के लिए अमदा पर असर और मजमून अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए। मजमून से ताल्लुक ख्यालात को रबित व तसलसल के साथ पेश किया जाए। मजमून की तहरीर में उलझावा अल्फाज की तकरीर और गैर ज़रूरी बातों से बचना चाहिए। ये एटिक्यूट्स में आता है, आदाब इसमें। तो मजमून निगार को मजमून से मुतल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात होनी चाहिए। जो ये मजमून निगारी होना चाहिए, राइटर जो मजमून लिखता हो उसको बहुत ज़्यादा मुताला होना चाहिए। मजमून की तहरीर में उलझावा अल्फाज की तकरीर और गैर ज़रूरी बातों से बचना चाहिए। इसका मुराद क्या है? पॉइंट टू पॉइंट, मतलब ये कन्वर्सेशन करनी चाहिए। तो अननेसेसरी पॉइंट्स को इग्नोर करना चाहिए। इसमें मजमून निगार को मजमून से मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात होनी चाहिए। ये जो मजमून निगार होगा उसको मजमून के मुतालिक अमिस गछ अमि नेबर ते आसुन वारिया इल्म, अमिस गछ मुताला आसुन वारिया ब्रॉडर। तो मजमून में ऐसी बातों से बचना चाहिए जिनसे किसी हुकूमत, मजहब, फिरका, माशरा और किसी के अकायद को कोई एतराज़ हो। तो मजमून लेखन वलिस पज यमन कथन पे थोड़ा बहुत अत मज बातों से बचना चाहिए यथ मज हुकूमतस खिलाफ आस, मजहबस या फिरकस या कुछ माशरस खिलाफ या कुछ अकायदस खिलाफ, यथ मज कह एतराज़ आस कहीं। तो पूरे मजमून को एक एक पैराग्राफ में नहीं, तो पूरा मजमून गछ एक से पैराग्राफस मज कह बल्कि क्या बहुत से पैराग्राफ में तकसीम करके लिखना चाहिए। तो वारिया पैरा कर गसन लेखन, तो सोदे गछ लेखन कह इथे कनी लेख स्यूकनस थाय न कहें। कम से कम यह अख पैरा गछ त्राउन कम से कम 5 यथ कन वन बह 1 2 3 4 6 7 लाइन 7 पे त्रो अख इथे कन असल पे तो साफ साफी तथ गणत इत कन समझी बेकिस। तो मजमून में ज़रूरत के मुताबिक कोई शार या रवायत लिखना चाहिए। तो मजमून की शुरुआत पर पूरा असर होना चाहिए। मजमून का खातिमा आमादा और पुरअंदाज में होना चाहिए। मजमून निगार को ख्यालात पर असर अंदाज और दलाइल के साथ पेश करना चाहिए। अब मजमून के हिस्से, मजमून के 3 हिस्से होते हैं जो मंदरजा झेल है। तमहीद, नफ्स मजमून और इख्तिताम। तमहीद क्या है? बिगिनिंग। नफ्स मजमून ये सेंटर में आता है और इख्तिताम एंडिंग में, कंक्लूजन जिसको हम कहते हैं। तमहीद को आगाज में कहते हैं, तमहीद को आगाज भी कहते हैं। तो मैंने अभी बताया तमहीद दैट इज एन बिगिनिंग, ये शुरुआत होती है। ये मजमून का पहला और अहम हिस्सा है। यह मजमून गोडनुक
تو بیچ آسان یہ اخ امپورٹنٹ حصہ اس میں مضمون کے عنوان کی وضاحت کی جاتی ہے ات مجھ مضمون اخ تھیم اخ دن مضمون کا آغاز پر اثر اور زوردار جملوں سے اس طرح کرنا چاہیے کہ پڑھنے والا متاثر ہو کر مضمون پڑھنے پر مجبور ہو جائے یوت گژھِ آسن ات مز مطلب مضمون گژھِ تتھ اثرس مز لیکھت آسن امیک یم جملہ گژھن تمہ حساب اٹریکٹو آسن یہ پرن وول گژھِ امپریس گژھن یہ پرن خاطر تو بیاکھ کیا چھ نفس مضمون کت ونو أسۍ مضمون کا درمیانی حصہ نفس مضمون کہلاتا ہے اس میں مضمون نگار موضوع سے متعلق معلومات کا تفصیل بیان کر دیتا ہے مضمون کا یہ سب سے طویل حصہ ہوتا ہے اس لیے اس کو مختلف پیراگرافس میں پیش کیا جاتا ہے اختتام اب گو کنکلوژن اختتام مضمون کے آخری حصے کو اختتام کہتے ہیں مضمون کس آخری حصہ تک کیا ونان اختتام اس حصے میں مضمون نگار اپنے خیالات کا نچوڑ پورا اثر انداز میں پیش کرتا ہے تاکہ پڑھنے والا متاثر ہو کر اپنی رائے آسانی کے ساتھ دے سکے اور کوئی نتیجہ نکل سکے اس لیے آغاز کی طرف اختتام بھی مختصر لیکن دلچسپ ہونا چاہیے خط کیا ہوتا ہے خط ہم کہتے ہیں لیٹر کو لیٹر جو کہ ہم کسی کو بھیجتے ہیں جیسے کہ آج کل کے گلوبل دور میں کیا کرتے ہیں ہم انٹرنیٹ پہ کمیونیکیشن کرتے ہیں ہم کیا چیٹنگ میں لکھتے ہیں کسی کو لکھتے ہیں مطلب لیٹر لکھنی ہوگی وہ بھی کیا ہم آج ڈیجیٹلائز ہم سینڈ کرتے ہیں تو یہ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا پرانے زمانے میں ہم لیٹر لکھتے تھے وہ کہاں پھر پوسٹ آفس بھیجتے تھے پھر وہ جس کو ہمیں بھیجنی ہوتی تھی پھر وہ اس کے پاس پہنچتی تھی بہت ٹائم لگتا تھا اس میں تو آج کل کے دور میں چلو خیر یہ بات یہ مجھے لمبا ہو جائے گا تو میں ایز پر ٹاپک آپ کو بتاتا ہوں تو وہ تحریر جس کے ذریعے میں اپنے خیالات اور واقعات خیالات خواہشات اور جذبات تو تحریر جذبات سے دوسروں کو آگاہ کر کے انہیں اپنا شریک و کاربار خیال بناتے ہیں خواہش ظاہر کی جائے اسے خط کہتے ہیں موجودہ دور میں بھی خط کا اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا خط رابطہ کا ایک بہترین ذریعہ ہے اس خط کو عادی ملاقات بھی کہتے ہیں تو خط کے ذریعے ایک شخصیت دوسری شخصیت سے تحریر طور پر ہم کلام ہوتے ہیں ایک اچھے خط کے ہیں ضروری ہے کہ اس طرح لکھا جائے کہ جیسے مکتوب الیہ آپ کے سامنے ہے یہ امپورٹنٹ ہے جیسے مکتوب الیہ آپ کے سامنے ہے ایسی خط لکھنا چاہیے کہ اٹریکٹو خط لکھنی چاہیے تو جس سے خط پڑھنے والا متاثر ہو وہ امپریس ہو اور آپ اس کے باتیں کر رہے اور آپ اس سے باتیں کر رہے کہ خط کو مکتوب چٹھی نامہ اور واقعہ بھی کہتے ہیں خط لکھنے والے کو مکتوب یہ امپورٹنٹ ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ایگزام میں بھی آ سکتا ہے خط لکھنے والے کو مکتوب نگار کاتب کہتے ہیں جس شخص کی طرف خط لکھا جائے اسے مکتوب الہی کہتے ہیں یمس نفرس کن خط لکھن آس تمس ونان مکتوب الہی تو خط لکھن ولس کیا ونان مکتوب تو خط دو قسم کے ہوتے ہیں خطس مز ز قسم اگ رسمی تو بیٚیہِ گٔے غیر رسمی تو رسمی خط ونو فارمل لیٹرس کت ونو اس پرٹیکولر کمن لکھنہ تر مجھ فرینڈس ٹیچرس پن فیملی ممبرس ریلیٹوز تو ات گنت یہ تھی سمجھ بہ ون تھی وہ خطوط جو کسی صاحب اختیار یا عہدیار اور اپنے خیالات اور واقعات کی خواہش وغیرہ سے آگاہ کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے انہیں رسمی خطوط کہتے ہیں تو خطوط عمومی خطوط جنرل لیٹر جنرل جو انگلش میں ہم کہتے ہیں جنرل لیٹرز شادی بیاہ سرگرمیاں وغیرہ اور تقریبات اور علمائی ورادی مجالس میں شرکت کے دعوت نامے اور خطوط عمدوی خطوط کہلاتے ہیں اس کے علاوہ اخبار اور سائے وغیرہ کے مدبروں کو لکھی گئی خطوط بھی عمومی خطوط کے ضمر میں آئے یہ عمومی خطوط کا معمیہ نجمی اور ذاتی نوعیت کا نہیں ہوتا تو ایسے خطوط میں سماجی معاشری اور اجتماعی موضوع پر اظہار خیال کیا جاتا ہے اب کاروباری خطوط کس کو ہم کہتے ہیں جس کو ہم بزنس لیٹرز کہتے ہیں کاروباری امور کے سلسلے میں دکانداروں گاہکوں فیکٹریوں اور کارخانوں وغیرہ کے عہدیداروں کے نام لکھے گئے خطوط کو کاروباری خطوط کہتے ہیں تو ات مجھ اونلی کاروبار مطلب بزنس ریلیٹڈ آسن نا تمنے خاطر ات مز لیٹر لکھنہ بیاکھ گئی آفیشل لیٹرز یتھ ونان سرکاری خط
हुकूमत या किसी सरकारी शोबे के मुतालिक खतूत को सरकारी खतूत कहते हैं। सरकारी खतूत में एक सरकारी मुलाजिम या सरकारी इदारा और अहकाम कहलाता को दूसरे सरकारी इदारे को अपने मसाइल का आगाह करने इनके हलाके में एक किस्म की दरखास्त करना है। तो अत ऑनली अत रिलेटेड लेटर्स लिखना ऑफिशियल रिलेटेड सरकारी रिलेटेड। पत्ते इनफॉर्मल लेटर्स यथ वन गैर रस्मी खतूत, वो खतूत जो अपने रिश्तेदारों दोस्तों और गैर अरकाब को अपने ख्यालात वाक़यात ख्वाहिशात वगैरह से आगाह करने के लिए जाते हैं, उन्हें गैर रस्मी खतूत कहते हैं। गैर रस्मी खतूत में ज़ाती ऊंची मामूलात और सादा और बेतकलीफ अंदाज में बयान किया जाता है। तो खत लिखने के लिए ज़रूरी है कि आप ज़हनी तौर पर खत लिखने के लिए तैयार हो। तो खत लिखने खतर ज़रूरी है कि तुम गो ज़हनी तौर पर क्या मतलब ड्राइव कि लिखो यह खत विल पावर गसन। खत में पेश किए गए ख्यालात में राबता और अपनी ख्यालात को एक लड़ाई में परद करके दूसरे तक पहुंचाने जाते हैं, ताकि पढ़ने वाला खत किसी किस्म की तंगी महसूस न करे। दूसरा अब इसका और पॉइंट है, खत का आगाज अंदर मौक़ो अमल के मुतालिक होना चाहिए और मुश्किल अल्फाज के इस्तेमाल से गरेज करना चाहिए। तो खत में मतलब वो अल्फाज नहीं होना चाहिए कि जो सामने पढ़ने वाले को थोड़ा मुश्किल लगे, इसमें थोड़ा ये इजी होना चाहिए। खत इतना तवील नहीं होना चाहिए चाहे कि पढ़ने वाला उक्ता हो जाए। खत गस तूत ये मतलब कि तम वर्ड्स तवील गसन तूत कहें और इतना मुख्तसर भी नहीं, तूत शार्ट तसन कि आप इसमें अपना आबिया न करे कि पन रलाओस अत मज तो पत गसन अत मज पत गसान ये प्रॉब्लम। तो खत की गुफ्तगू मकतूब इलही के मकाम व सियाबी के मुताबिक होनी चाहिए और जरा बयान तहजीबी और इलाकी हो, गैर इखलाकी बातों से गरेज किया जाए। तो अत मज गस गैर इखलाकी कथन परहेज करुन, अत मज गस एटिक्यूट नेबर नेरुन क्या। खत के मौजू और मकतूब इलही के मकाम व मर्तबे के लिहाज से खत में लतीफ शक्फिया और बेतकलीफिया की बातों का जिक्र भी किया जाता है। तो खत के हिस्से, अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ खत के कितने हिस्से होते हैं। तो पहला क्या है, मकाम रवानगी और तारीख। जब हम खत लिखते हैं तो कैसे लिखनी चाहिए, तो पहले क्या होना चाहिए, मकाम रवानगी और तहरीक। दूसरा इल्काब। तीसरा क्या है, नफ्स मजमून और इख्तिताम। मकतूब निगार का नाम जो हम कंक्लूड एंडिंग में लिखते हैं वो भी समझाता हूँ अभी। मकतूब इलही का पता, एड्रेस इसका। तो पहले क्या है, तो ये मैंने रेड पेन से लिखा है, ये आपको शायद नज़र नहीं आएगा। तो मकाम रवानगी और तारीख जो यहाँ पे है। खत के शुरू में पहले सत्र के दाएं कोने पर खत लिखने वाले का पता लिखा जाता है। इसके नीचे दूसरे सत्र में खत लिखने की तारीख लिखी जाती है। मसलन खत अगर इम्तिहानी कमरे में लिखे जाए होती है, उसको मकाम रवानगी और तारीख इस तरह लिखी जाएगी। तो दूसरा क्या है, अलकाब। मकाम रवानगी और तारीख लिखने के बाद तीसरे सत्र के दरमियान में मुतालिका शख्सियत मकतूब इलही के मुकाम और मर्तबे के मुताबिक अलकाब लिखा जाए। मसलन अपने वालिद साहब की खदमत में खत लिखते वक्त अलकाब इस तरह लिखे जा सकते हैं, मोहतरम व मुकर्रम अब्बा जान। सरप्राइज, यहाँ पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन ये है ना, ये सरप्राइज के तौर पर दिए एग्जाम्पल्स हैं। प्यारे अब्बू जान, प्यारे अब्बा जान, यहाँ पे सरप्राइज है। मकरमी व वाक़ी वालिद गरामी। तो नफ्स मजमून क्या है, इस हिस्से में खत का मदिया और मकसद बयान किया जाता है और मकतूब इलही के मकाम व मर्तबे को पेश नज़र गुफ्तगू की जाती है। नफ्स मजमून में पेश किए गए ख्यालात में रस्त होना चाहिए और अल्फाज के चुनाव का खास ख्याल रखना चाहिए। मसलन इधर उधर फजूल अदबी दहंगी बातों से बजाय मतलब की बात बयान करना चाहिए। नफ्स मजमून का आगाज इकराम के साथ करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जब हम आगाज करें, किसी के साथ कम्युनिकेशन करें, पहले ये जो एटिक्यूट्स है, आदाब है, वो क्या करना चाहिए,
अस्सलामु अलैकुम या सलाम करनी चाहिए, चाहे ताहम या आदाब के साथ या तस्लीमात जैसे अल्फाज भी किए जा सकते हैं। इख्तिताम, अब है इख्तिताम। जिस सतर पर नफ्स मजमून ख़त्म हो उसके नीचे वाले सतर पर अलविदा और दातिया अल्फाज में नफ्स मजमून का इख्तिताम किया जाता है। मसलन अपने वालिद साहब को खिदमत में ख़त लिखे वक्त नफ्स मजमून का अहतमाम इस तरह की दातिया और अलविदाई अल्फाज में किया जा सकता है। मसलन अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ खुशियाँ भरी उम्र दराज अता फरमाए, आमीन। आपकी दुआओं का अगर मेल है तो का लिखे, अगर फीमेल है तो की तलब। सब घर वालों को सलाम। तो मकतूब निगार का नाम, मकतूब निगारी का नाम। इख्तितामी कलिमात के नीचे वाले सतर पर अपना नाम और मुकम्मल पता लिखना चाहिए। मसलन इम्तिहानी कमरे में लिखे गए ख़त में इख्तितामी कलिमात के बाद निगार का नाम और पता इस तरह लिखा जाएगा। यहाँ पे वालेकुम अस्सलाम, यहाँ पे आपको लिखना है दुआ गो, फिर यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है एज पर लेटर जैसे आप लिखते हो। तो अब क्या है, मकतूब इलाही का पता। मकतूब निगार के नाम और पता के दाएं जानिब सफ़ा की खाली जगह पर मकतूब इलाही का नाम और नया दर्ज किया जाता है। मसलन इम्तिहानी कमरे से लिखे गए खत की इम्तिहानी कलिमात के बाद मकतूब इलाही का पता इस तरह लिखा जाएगा, वालेकुम अस्सलाम, और यहाँ पे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा। तो मस्ट टेल मी इन कमेंट्स, एट सून आई विल अपलोड मोर वीडियोस रिगार्डिंग दैट। तो ये मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा था, इसके रिलेटेड कुछ चैप्टर्स मैंने क्लियर किए, कुछ चैप्टर्स में मैंने एज सीक्वेंस नहीं बताया आपको, मैंने रैंडमली आपको सिखाया इसमें। तो मस्ट टेल मी इन कमेंट्स। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो मैं एट सून वीडियो चढ़ाऊंगा बहुत इंटरनेट के रिलेटेड। मेरा जो कंटेंट है वो इंटरनेट के वो आईटी कंटेंट है, तो बट मजबूरन मुझे ये वीडियो अपलोड करना पड़ा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।